नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले चरण में कहीं न कहीं व्यस्त हैं और बहुत सारे साथी हमारे इस कार्य को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। बाकी के साथी इस प्रोसेस में हैं और उनके कमेंट्स आ ही रहे हैं निरंतर। हम प्रयास कर रहे हैं आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको हम किसी वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वे साथी जिन्होंने अपना स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दिया है, अच्छी बात है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपने सारे अपलोड किए हैं उनकी 2-3 जो है वो बंचेज आपने बना दिए होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जुलाई में आपको इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और जो छोटी छोटी बातें थी उनको आज के इस वीडियो में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि अब इस तरह के और वीडियोस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है और हम कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ कंटेंट पर भी बात करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो छोटी छोटी आपकी क्वेरीज़ है उनको मैं पूरा कर देना चाहता हूँ और आप भी उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। एक क्वेरीज थी सर, मेरिट क्रमांक हम कहाँ लिखें, कैसे लिखें? तो सबसे पहली बात मित्रों की मेरिट क्रमांक हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा कोई मेरिट क्रमांक जारी हुआ ही नहीं है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जहां हमको भरनी है स्क्रूटनी फॉर्म में, वहां पर ये सारी बातें हैं। तो मेरिट क्रमांक वाला मामला तो हमारा यूँ मान लीजिए कि इसको तो हमें भरना ही नहीं है, अभी कोई हमारा मेरिट क्रमांक जारी नहीं हुआ है। दूसरा मित्रों, पद क्रमांक और कोड वाली बात आ रही थी। कोड और पद क्रमांक हम कैसे भरें, क्योंकि ये आपको भरना है। बाकी तो डिटेल उसमें है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले जब आप देखेंगे उस फॉर्म को, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है स्वतः, लेकिन हिंदी में आपका नाम है ना। विवाह प्रमाण पत्र के संबंध में उसमें आपको लिखना है, संतानों के संबंध में उनका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी वांछित है। तो जो कॉलम रिक्वायर्ड है उनको आप आराम से भर लीजिएगा। अब ये जो पद क्रमांक और कोड वाला मामला है, तो आज मैंने टेलीग्राम चैनल में अपनी जो विज्ञप्ति थी L1 और L2 की, है ना, उस विज्ञप्ति को पुनः शेयर कर दिया है। और आपके लिए आप देखिएगा, मैं सीधा आपको उस पद क्रमांक और कोड वाली बात पर ही ले जाता हूं। तो उसमें आप देखें L1 मित्रों, ये जो विज्ञप्ति में दे रखा है उसी के आधार पर आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है L1 मित्रों, कक्षा 1 से 5 तक L1 के बारे में, पद क्रमांक और कोड के बारे में। तो अब आप सोचिए, सबसे पहले तो पद क्रमांक की अगर बात करें तो L1, अगर आप L1 से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको L1 करना है। और उसके बाद कोड की अगर बात की जा रही है कि आपका कोड कौन सा है, तो ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसी के आधार पर आप देखेंगे। अगर आप अध्यापक लेवल 1 के लिए सामान्य शिक्षा से अगर आप भरना चाह रहे हैं मित्रों, एक उदाहरण आपके सामने, तो पद का नाम अध्यापक लेवल 1 है और क्रमांक 1 ही है। तो मान लीजिए आप जो हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का अलग अलग हिसाब है, दोनों को अपने हिसाब से उस विज्ञप्ति में देख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे आप सामान्य शिक्षा से अध्यापक लेवल 1 है तो आपको यहाँ पर 0-1 भर लेना है या 1 भर लेना है, जैसा भी आप भरेंगे। 0-1 भरें तो भी ठीक है, और अगर आप 0-1 नहीं भरकर केवल 1 भरेंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा पद क्रमांक का मामला। अब कोई विशेष शिक्षा से है मान लीजिए, तो जैसे अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा है ना, HI, MI, VI जैसा भी, और अध्यापक लेवल प्रथम है ना, ये जैसे ये नॉन टीएसपी वाला मामला है 1, 2, 3, 4। अब जैसे टीएसपी वाला मामला है तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अगर आप टीएसपी में लेवल 1 की बात करते हैं सामान्य शिक्षा से, तो टीएसपी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, L1 ऑब्लिक आपको यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पद क्रमांक और कोड वाला जो मामला है वो इतना सा सरल सा है। आप विज्ञप्ति को देखें और आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं वो क्रमांक आपको लिखना है। L1 और L2 तो आप लिखेंगे, ऑब्लिक करके जो यहाँ क्रमांक दे रखा है वो आपको लिखना है। जैसे L2 की हम बात कर रहे हैं, तो L2 में हम जानते हैं कि विषय होते हैं मित्रों, तो विषय के अनुसार आप देखिएगा यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों साथ साथ दे रखे हैं। जैसे अंग्रेजी विषय है मान लीजिए आपके, तो आपको यहाँ पर पद क्रमांक, मतलब ये कोड तो आपने लिखा L2, ठीक है, पद क्रमांक आप लिखेंगे L2। और अब मान लीजिए आप अंग्रेजी से हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी से हैं, तो आपको सामान्य शिक्षा से हैं तो 1 लिखना है। अगर आप इसी में अंग्रेजी में अगर
टीएसपी से हैं तो आपको क्या लिखना है मित्रों, टीएसपी देखिए ये रहा टीएसपी सामान्य शिक्षा 5, तो आपको यहाँ पर L2 क्या करना है, 5 करना है। तो अपना अपना विषय इसमें आपको देखना है और सावधानी पूर्वक आपको अपना पद क्रमांक और कोड भर देना है। ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन आप इधर उधर दुखी हो रहे हैं, मेरिट क्रमांक वाला कोई मामला है ही नहीं, तो उसको हमें भरना ही नहीं है। फिर मित्रों हम वापस अपनी बात पर आ जाते हैं, है ना। और उसमें ये है कि कहाँ ओरिजिनल, ये भी एक थोड़ा सा संदेह हो रहा था, तो कहाँ ओरिजिनल हमें डॉक्यूमेंट्स जो है उसको स्कैन करके अपलोड करना है और कहाँ हमें स्व हस्ताक्षरित जो है फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे ये कह रहा था कि एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था बच्चों को कि सर ये जो स्व घोषणाएं हैं इनको हमें सादे पेपर पर या स्टाम्प पेपर पर, देखिए मित्रों स्व घोषणा का मतलब होता है अपन खुद घोषणा कर रहे हैं, तो स्व घोषणा वाला जो कार्यक्रम है वो सादे पेपर पर करना है। अब आप जाएंगे किसी नोटरी वाले के पास, वो तो यही बोलेगा क्योंकि उसका बिजनेस है, और वो हाँ शपथ पत्र अगर कोई है, स्व घोषणा का मतलब आप सोचिए सादे पेपर पर आपके स्वयं के हस्ताक्षर, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पर इस तरह से स्व घोषणा करनी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि स्व घोषणा जो आपको चाहिए वो आप एक सादे पेपर पर ही निकाल कर अपनी ओर से हस्ताक्षर करके कंप्लीट कर लें। और हाँ, किसी की स्पेलिंग में कोई मिसमैच है, सरनेम में कोई स्थिति इस तरह की है, या आपका कोई जाति प्रमाण पत्र है उसके साथ कोई शपथ पत्र लगाना है, या फिर अपनी जो फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक के बाद अगर हमने कोई इस तरह का जो है हमारा कोई जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र ऐसा कुछ भी बनाया है, तो उसके लिए जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र हमेशा मित्रों कम से कम 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको देना है। तो शपथ पत्र जो भी देना है वो आप स्टाम्प पेपर पर देंगे, स्व घोषणा जो है वो सादे पेपर पर होगी और आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होगी। और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको लगभग जानकारी मिल चुकी है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर जो सूचना अपने से संबंधित है उनको भरें, जो सूचना अपने से संबंधित नहीं है डैश करें। किसी के पिताजी जो हैं मान लीजिए दिवंगत हो गए, तो सर क्या मुझे अपने पिताजी की डिटेल भर देनी चाहिए कि नहीं, भर दीजिए, स्वर्गीय लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इससे कोई सिलेक्शन रोक नहीं रहा आपका। एक सामान्य सी जानकारी मांगी है आपके बारे में, तो वो जानकारी भर लीजिएगा, ठीक है। और जो सेवा में हैं, किसी न किसी सेवा में है, सरकारी सेवा में, तो वो अपने नियोक्ता अधिकारी से एनओसी जरूर ले लें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। तो आप जाएं और ये एनओसी जरूर ले लें। और जहां पर अपने को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं ना आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला जो दूसरा हमारा कॉलम है, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला जो है, इसमें आपको जो है मित्रों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसमें, ठीक है। स्कैन करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक योग्यता वाला जो कॉलम है इसमें आप जैसे ही डिटेल भरेंगे और उसके बाद आगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भरना है, मतलब अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी आप तक पहुंच गई, फिर सेव और नेक्स्ट करें। जो जानकारी हमारे काम की है वो इसको आप भरते रहें। ये चेकलिस्ट वाला मामला है वो आपको पता ही है, बहुत सरल सा है, आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और कम से कम हर बार ये आपसे आग्रह किया जाता है। अब यहाँ जो है मित्रों बिल्कुल बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, यानी हम जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी वाले हैं, और फोटोकॉपी वाले में भी सेल्फ अटेस्टेड है, ये ध्यान रखना, आपको नीचे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं और फिर उसमें अपलोड करने। तो सबसे पहले आप देखिएगा 10वीं के जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, तो 10th के डॉक्यूमेंट्स में हम जानते हैं एक तो मार्कशीट है और दूसरा हमारा प्रमाण पत्र है, दो ही डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर अगर नाम में कहीं कोई छोटा मोटा कहीं मिसमैच है, आपको लगता है पिताजी के नाम में ये था वो था और आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ, तो आप कोई शपथ पत्र अगर इसके साथ लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जो है अपनी 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जिनके एक ही है वो एक, और जिनके दोनों अलग अलग हैं, पुराने कोई कैंडिडेट हैं तो वो अलग अलग, वो और एक शपथ पत्र, तीनों एक साथ स्कैन करके PDF बना के उसको रिड्यूस करके फिर इसमें आप इसमें अपलोड कर लीजिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ सुरक्षित हो जाए। फिर 12th की बात आती मित्रों, तो 12th में वही है, ठीक है, यहाँ भी आपकी 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों एक ही है, तो एक साथ अपलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही संलग्न संख्या आप लिख लीजिए, एक डॉक्यूमेंट किया तो एक, दो किए तो दो, तीन किए तो 1 2 3 ऐसा, ठीक है। और जारी दिनांक और जारी क्रमांक और दिनांक वो आपको पता ही है, मार्कशीट के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है जारी
क्रमांक लिखा हुआ ऊपर की तरफ, और उसके नीचे जो है आप देखेंगे जारी की दिनांक, जिस तारीख को ये रिजल्ट जारी किया गया उसकी दिनांक दे रखी है। ठीक है मित्रों, और जहां ग्रेजुएशन की अगर बात है, बीए या बीएससी जैसा भी, तो अंतिम ईयर डॉक्यूमेंट तो सारे अपलोड करने हैं आपको। और यहाँ अगर जारी क्रमांक और दिनांक की बात आती है तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट का जारी क्रमांक और दिनांक लिख लेंगे तब भी चल जाएगा। और बाकी किसी को लगे मेरे को सबके लिखने आ रहे हैं इसमें, तो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ आप जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उपाधि प्रमाण पत्र, एमएससी वगैरह या एमए आपने किया हुआ है और पहले भी आपने इस बारे में जानकारी भर रखी है तो भर लीजिए। और आपने अगर पहले जानकारी नहीं दी है, अभी भी नहीं देना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 एमए से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो आप जैसा आपने पहले इन्फॉर्मेशन भर रखी वैसा आप भर लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया है। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्था का आपको देना है। अब आपने मान लीजिए प्राइवेट, मतलब आपने पत्राचार से बीएड की, तो वहां से तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं। तो पत्राचार से बीएड करने से पहले जहां आप अंतिम रेगुलर शिक्षण संस्थान आपका जो भी है, कोई कहेगा सर मैंने कॉलेज भी जो है प्राइवेट किया, तो कोई बात नहीं, आपने रेगुलर जो किया है वो 12th किया होगा, तो उस स्कूल का एक चरित्र प्रमाण पत्र लिया है, वो आपका अंतिम शिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र हो गया रेगुलर वाला। बाकी तो आपको कौन ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र देगा, कोटा खुला देगा नहीं, है ना, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी देगी। तो अंतिम जो जहां रेगुलर थे और जो शिक्षण संस्था है, यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लाना है। ये अगर आप पहले ही ला चुके हैं और पुराना है तब भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप अपलोड कर लेंगे। अनापत्ति आपको बता ही दिया। मूल निवास के बारे में मित्रों आपको बता दिया कि पुराना और नया दोनों ही है, तो एक साथ अपलोड कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र यहाँ रिक्वायर्ड है तो आप शपथ पत्र बनवा के उस लैंग्वेज में आप उसको साथ में स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। अटेस्टेशन फॉर्म है, वो आपके हस्ताक्षर भी हैं और किसी गजेटेड के हस्ताक्षर भी उस पर कराने, उसको स्कैन किया और अपलोड कर देना है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, अब ये पूरा फॉर्म जो है, अन्य प्रमाण पत्र कोई है तो वो देख लें, चेक कर लें, फिर इसकी प्रिंट आउट ले लें आप, क्योंकि ये प्रिंट आउट आपको जब फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक बार नहीं 2 बार सावधानी पूर्वक सभी सूचनाओं को अच्छे से समझने के बाद ही आपको अपना फाइनल सबमिशन करना है मित्रों। और छोटी छोटी जो गलतियां आपसे हो जाती है वो ना करें मित्रों, क्योंकि हर गलती कहीं न कहीं आपको किसी परेशानी में डाल देती है। तो मेरा ये मानना है कि अब आपको काफ़ी ज्ञान जो है इसके बारे में मिल चुका है। तो हम इस संदर्भ में, ये हमारा अंतिम वीडियो है ऐसा हम मानते हैं। अगर आपके कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं रहे हों तो हम आगे की तरफ कुछ कंटेंट की बातें करेंगे। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ वगैरह के लिए हम सदैव आग्रह करते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, ताकि उसमें हमारी डेली क्विज जो है आप देखिएगा, 2-2, 4-4 प्रश्न ही आ रहे हैं, लेकिन अब बड़े मज़ेदार प्रश्न हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं, तो आप उसका आनंद लीजिएगा मित्रों। और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आएँ तो ज़रूर हमसे जुड़ें और आप मधुरम हिंदी को सब्सक्राइब करें। जानकारी आपके लिए और आपके मित्रों के लिए उपयोगी हो तो ज़रूर एक पुण्यार्थ का काम आपको कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मुस्कुराते रहें। जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का मुकाबला हमें स्वयं ही करना है। हमें बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मित्रों का स्नेह और संबल मिलता है, लेकिन रास्ते पर दृढ़ता से हमको ही चलना पड़ता है। इसलिए ज़माने को कोसे नहीं, ज़माना तो सदैव से ऐसा ही रहा है। हमें कुछ अपने लिए करना है तो खुद ही पहल करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहीं न कहीं संभालने का काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा, यूं कह सकते हैं कि एक एहसान है हमारे ऊपर कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी समस्याओं के कई समाधान हमको मिल जाते हैं घर बैठे बैठे। लेकिन बस आप अगर पढ़ेंगे विज्ञप्ति को, पढ़ेंगे फॉर्म को, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो स्वतः ही जो है समाप्त हो जाएगी। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।